Hello dear student, myself Manoj Kumar Gupta, senior faculty in physics department, Resonance कोटा। तो बच्चों आज हम 24 जनवरी 2025 का जेई मेन का शिफ्ट 1 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑफिशियल पेपर की सॉल्यूशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज मेड with 2 rectangular plates each with length 3 centimeter and breadth 1 centimeter. The distance between the plates is 3 micrometer. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इसके डायमेंशंस है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द वेज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय फैक्टर 10। मतलब कैपेसिटेंस C जो है ना उसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट A का वैल्यू होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 3 इंटू 1, ओके, डिवाइडेड बाई D इट इज 3 माइक्रोमीटर। तो देखो यूनिट्स तो इसमें सेम ही है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर अपॉन माइक्रोमीटर। ओके, तो यूनिट इन ऑप्शंस में भी सेम है। तो आप तो फैक्टर देखिए किस में 10 से इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट यूनिट हो गया है, ठीक है ना, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन माइक्रोमीटर। तो C इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन माइक्रोमीटर। तो यूनिट ऑप्शंस में सेम है। अब आपको देखना है किस में कैपेसिटेंस 10 टाइम्स आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एरिया जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगा, डिस्टेंस 1/3 है। तो देखो इसका लिखता हूं मैं C1, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A, इट इज 30 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 माइक्रोमीटर। तो 30 टाइम्स हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या है, C2, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 30 माइक्रोमीटर। तो 30 माइक्रोमीटर जो है उसमें आप कहेंगे तो 30, तो ये 1/10 हो जाएगा, C/10, ठीक है। थर्ड ऑप्शन C3, एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 इंटू 5 ब्रेड्थ अपॉन 3, ये है 30/3 10 एप्सिलॉन नॉट, ये सही है 10 एप्सिलॉन नॉट, ये 10 टाइम्स हो गया, देख लीजिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 10, ये नहीं होगा, ये C/10 होगा, ठीक है ना। ये है 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा C5 जो ई ऑप्शन में है। 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, तो इट इज ऑल्सो 10 एप्सिलॉन नॉट। तो सी ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है ना, इनमें कैपेसिटी हो गई है 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल गिवन कैपेसिटेंस। तो ये इजी ही क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स अलोंग द रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पर रोल कर रहा है solid cylinder. It starts from rest from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder's axis will be. तो linear acceleration of cylinder's axis will be, तो ये देखिए इस तरफ mg का कंपोनेंट mg sin थीटा होगा और इस तरफ फ्रिक्शन f होगा, ठीक है ना। और प्योर रोलिंग कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि ये mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma होगा। दूसरा आप टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते हैं, और टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो F इंटू आर इज इक्वल टू ICM इंटू एल्फा। और फॉर प्योर रोलिंग ये A और ये एल्फा सब लोग जानते हैं, तो ये ACM इज इक्वल टू प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा, एल्फा आर। ACM नीचे की ओर और एल्फा आर इधर, तो ACM इज इक्वल टू व्हाट, एल्फा आर। 1 2 और 3, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आप ACM की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सब जानते भी हैं। आप पुट करके mg sin थीटा फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, तो ICM एल्फा अपॉन आर इज इक्वल टू ma, ठीक है। यहां से आप एल्फा को a/r लिख सकते हैं, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस ICM a/r स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप ma कॉमन ले लीजिए, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma को कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ICM अपॉन आर स्क्वायर।
एम आर स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू बेटा आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर। अब आई सी एम का वैल्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए हम सब जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड सिलेंडर के लिए जो ICM का वैल्यू होता है वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 पुट कर देते हैं, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 3 बाई 2, तो इट इज व्हाट 2 बाई 3 जी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 45 है क्वेश्चन में, तो जी बाई रूट 2 45 पुट कर दो तो 2 बाई 3 जी साइन 45 दिस इज 1 बाई रूट 2। तो ये आपका आंसर हो गया 2g अपॉन 3 रूट 2। 2g अपॉन 3 रूट 2 का मतलब हो गया रूट टू अपॉन 3g, रूट 2 अपॉन 3g, ये फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है ना। ये भी बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वेयर ICM इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यदि आपको ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो या तो ये फॉर्मूला याद रखा जाए, कुछ बच्चों को होता है और याद नहीं है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं एग्जाम के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन दिस वेयर ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और इसमें भी 3 है। और मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का राउंडिंग ऑफ का रूल है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसमें हमें आंसर देना होता है, ठीक है ना। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1326 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। इसको यदि हम राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा 1330, 1330। तो बहुत ही क्लियर था, करना भी नहीं था इसमें, आप बिना किए कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, ये एक्चुअल में आंसर आ रहा है। अब इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1330 लिखेंगे, और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 3, इसमें भी है 3, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो हमें आंसर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1330, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। Next, a satellite is launched into a circular orbit of radius r around the earth। अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट है, ठीक है। सेकंड सैटेलाइट उसका रेडियस जो है वो 1.30 आर है, मतलब 3% ज़्यादा r और 1.03 r। तो यहाँ पर आप जब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 3% मोर रेडियस हो गई, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज के बारे में ही क्वेश्चन पूछा है, द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द सेकंड सैटेलाइट। तो हम सब जानते हैं कि केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम पीरियड में चेंज पूछना चाह रहे हैं तो डेल्टा टी बाई टी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर लिख सकते हैं इसको, 3 डेल्टा आर बाई आर, और 3 डेल्टा आर बाई आर इसे आप कह सकते हैं डेल्टा टी बाई टी, परसेंटेज चेंज इन टी इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा आर बाई आर, मतलब 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3%, क्योंकि डेल्टा आर बाई आर जो चेंज है वो 3% का है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4.5% चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। 4.5% इज इन द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity v naught I enters in the electric field E naught if the initial de Broglie wavelength is lambda naught। तो देखो lambda naught में लिख देता हूँ, lambda naught is equal to h upon mv naught हो जाएगा, initial de Broglie wavelength, ठीक है। the value of de Broglie wavelength after time t would be, तो t टाइम के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखनी है हमें, तो t टाइम के बाद स्पीड को लिखेंगे, तो v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, क्योंकि देखिए a वेक्टर होगा इसका f वेक्टर बाई m, f वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड e वेक्टर बाई m, और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी का जो वेक्टर है ना वो देखिए आप डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन है, ये बात सही है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो माइनस e और ये e नॉट k कैप माइनस का, तो ये प्लस k कैप में जाएगा एक्चुअली, और m,
तो जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव के कैप डायरेक्शन में होगा, तो ई नॉट बाई एम इंटू प्लस के कैप। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो आई कैप में है, तो यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट आई कैप है, और एक्सेलरेशन है ई नॉट बाई एम के कैप, और टाइम टी विल बी टी, ऐसा लिख देंगे। तो आप इसकी स्पीड टी टाइम के बाद निकालना चाहेंगे, तो टी टाइम के बाद जो इसकी स्पीड होगी ना बेटा, वो होगी अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर, ये इसकी स्पीड होगी टी टाइम पर। और अब आप इसका जो लैम्डा डी ब्रोगली एट टाइम टी लिखेंगे, दैट इज एच अपॉन एम वी, और v का वैल्यू ये आपके सामने है। तो इसमें आप क्या करिए, इसको वी नॉट को देखिए बाहर निकाल लीजिए, तो दिस इज व्हाट 1 प्लस, और वी नॉट इसके नीचे चला जाएगा m के साथ, एम वी नॉट प्लस इंटू टी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिए इसको। तो एम वी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, देखो क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इस सबका स्क्वायर करके लिख दिया है, और दिस इज व्हाट लैम्डा नॉट। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, लैम्डा नॉट अपॉन दिस फैक्टर। तो ये जो दिखाई दे रहा है मुझे इस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ठीक था, मॉडरेट कह सकते हैं, अब बच्चों के लिए मैं एग्जाम में टफ भी कह सकता हूँ, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको टी कैटेगरी में रखा है। वैसे क्वेश्चन सिंपल ही था, कॉन्सेप्ट भी सिंपल ही था। कंसीडर द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट, ये पीएन जंक्शन स्पेशल डायोड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। देखिए, जंक्शन एरिया ऑफ द सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो, नहीं, सोलर सेल बेसिकली क्या होता है कि एक सेल है जो बिना बाइसिंग के एक्ट करता है, और उसकी ऊपर वाली सरफेस पे तो उल्टा हम कहेंगे कि लाइट स्ट्राइक करती है। तो सोलर सेल बेसिकली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सोलर एनर्जी जब फॉल होती है वो एरिया नैरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये जंक्शन एरिया जो है वो लार्ज होता है, और उसी में फिर एक छोटी पी टाइप और की स्ट्रिप होती है, और एन टाइप की एक चौड़ी स्ट्रिप होती है। सोलर सेल्स आर नॉट, तो ये गलत हो गया, सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल बायस। हाँ बिल्कुल सही है, जीरो बाइसिंग होती है, सोलर सेल में कोई बाइसिंग नहीं होती है। एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, तो ये जो है एलईडी में अच्छी खासी डोपिंग होती है, ये भी गलत है। इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूसली डिक्रीजेस द एलईडी इंटेंसिटी, नहीं, फॉरवर्ड करंट इंक्रीज करने पर कंटिन्यूस इंक्रीजेज ऑफ लाइट इंटेंसिटी, देखो इंक्रीज तो होती है लेकिन आगे जाके सैचुरेशन आ जाता है, तो लगातार इंक्रीज नहीं होगी, आगे जाके एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद सैचुरेशन करंट आ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है। एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर द इमिशन ऑफ लाइट, दिस इज करेक्ट। तो अब डी ऑप्शन में इंक्रीज ऑफ द फॉरवर्ड करंट रिजल्ट द कंटिन्यूस इंक्रीज ऑफ द एलईडी, तो ये हाँ ठीक है, डी भी गलत ही है। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है वो बी और ई हो रहा है बेटा, बी और ई। तो अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा होगा उन्हें ये ठीक लगेगा। An ideal gas goes from initial state to final state during the process. The pressure increases linearly. Pressure increases linearly with temperature. P proportional to T. तो आपसे ये कहा है P proportional to T, तो मैं ये कह सकता हूँ P is equal to P by T। ये तो P proportional T तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया ना, PV is equal to nRT। PV is equal to nRT में आप कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे, तो P proportional to T is the आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। The work done by the gas during the process is 0, correct। Work done by the gas during the process is 0, ये सही है। The heat added to the gas is different from change in internal energy। देखिए W 0 है तो जो Q होगा वो डेल्टा U के बराबर होगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो हीट एडेड टू द गैस डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये गलत हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द गैस तो कांस्टेंट है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो अब आप कहेंगे कि आइडियल गैस जो है इनिशियल से फाइनल स्टेट जाती है, गैस का प्रेशर इंक्रीज किया गया है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज ही होगा, और
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज होगी, ये सही है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा टी भी जो है वो चेंज हो जाएगा ना, डेल्टा टी बढ़ेगा, डेल्टा टी बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, ये बिल्कुल सही है। तो इसके जो सही आंसर है वो ए डी एंड ई, ए डी एंड ई करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सिंपल था प्रीवियस वन के कंपैरिजन में। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू सी, द बोर एटम, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज 2000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो ए टू सी में ट्रांजिशन हो रहा है तो ई ए माइनस ई सी इज इक्वल टू एच सी बाई 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इट बिकम 6000 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम जंप फ्रॉम बी टू सी, ई बी माइनस ई सी, इट इज एच सी बाई 600 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, ओके, EB minus EC. Then wavelength of radiation emitted during the transition from A to B. तो A to B के लिए मुझे EA minus EB चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, और ये HC बाई लैम्डा के बराबर है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो EA minus EB इज इक्वल टू HC बाई 2000 माइनस HC बाई 6000 और इज इक्वल टू ये जो वेवलेंथ है दैट इज हमें फाइंड करनी है, तो हम लैम्डा के बराबर कर देते हैं। ये वेवलेंथ लैम्डा है तो ये एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो एस सी बाई लैम्डा के बराबर होगा, तो इससे सॉल्व कर लो, एस सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2000 माइनस 1/6000 इज इक्वल टू 1/लैम्डा, आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आ जाएगा। तो लैम्डा का जो वैल्यू होगा 2000 इंटू 6000, एलसीएम लेके इन्वर्स कर दो, 6000 माइनस 2000 इट इज 4000 और ये कैंसिल और ये 1000 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2 और ये 3, तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम जो है इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट विल बी an alternating current I is equal to IA sin omega t plus IB cos omega t, the RMS करंट विल बी। तो देखिए आरएमएस करंट के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और एवरेज करेंगे, तो पहले स्क्वायर कर दीजिए। तो बिल्कुल क्लास नोट्स का सवाल है ये, बिल्कुल हम कह सकते हैं आइए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई ए आई बी और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करके एवरेज करेंगे अब, है ना। आई स्क्वायर का एवरेज होता है आई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस आई बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी और ये हो गया आई ए आई बी और साइन 2 ओमेगा टी बन रहा है तो इसको साइन 2 ओमेगा टी लिख देते हैं। और आई आर एम एस का मतलब है अंडर रूट ऑफ दिस, तो आई आर एम एस का मतलब है स्क्वायर मीन का अंडर रूट, तो स्क्वायर मीन का अंडर रूट करेंगे और अब हमें पता है इसका मीन 1/2 होता है, तो इट इज व्हाट आई ए स्क्वायर बाई 2 और इट इज व्हाट इसका भी 1/2 होगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी का, तो आई बी स्क्वायर बाई 2, 1 साइकिल एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1 साइकिल एवरेज 1/2 आता है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का भी 1/2 आता है। आपको चाहिए तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो हम कहेंगे आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। इस फॉर्मूले से हम स्क्वायर मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्योंकि सभी नोट्सों में लिखा हुआ है कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है एक साइकिल की और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1 साइकिल क्या होती है 1/2। तो ये जो आंसर होगा इसका 0 हो जाएगा क्योंकि 1 साइकिल साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज इस तरह का ग्राफ ही होगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर बाई 2। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जितना मैंने किया है वो शायद ही किया होगा किसी बच्चे ने, ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर याद भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये मतलब एक तरह से मेमोरी बेस्ड टाइप का है कि
हम इतना करते हैं इसको एसी में, शुरुआत में ही, बोर्ड में भी करते हैं, और ये एग्जाम में इस बार आ भी गया है। नेक्स्ट वन इज ए कार ऑफ मास m मूव्स ऑन ए बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस r, ठीक है ना, एट एन बैंकिंग एंगल थीटा। टू अवॉइड स्लीपिंग फ्रॉम बैंक्ड रोड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड v नॉट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। म्यू को कैलकुलेट करना है। बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को वी मैक्स का फॉर्मूला पता होगा, तो जो वी मैक्स का फॉर्मूला बैंक्ड रोड पर होता है वो अंडर रूट ऑफ आर जी, और ये टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये होता है, ठीक है ना। हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यदि आपको डेराइव करना है तो बैंक रोड पर आपको मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये होगा, एक फोर्स जो होगा वो mg होगा, ठीक है। अब सेंटर की तरफ जो नेट कंपोनेंट होगा एक n का आएगा। ये एंगल भी आपको पता है ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये आप कह सकते हैं कि n cos थीटा, और इस तरफ जो नॉर्मल का कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा वो n sin थीटा। सिमिलरली फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट कर लीजिए। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन को लिमिटिंग के बराबर लिख लेते हैं म्यू n। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो ये एंगल थीटा होगा, म्यू n का कंपोनेंट हो जाएगा म्यू n cos थीटा, और ये जो है वो म्यू n sin थीटा, ठीक है। अब आप इसके सेंटर की तरफ इक्वेशन लिख सकते हैं, म्यू n cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स। ये मैक्सिमम स्पीड के लिए लिखा है हमने, और नॉर्मल रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं आप n cos थीटा माइनस n cos थीटा ऊपर की तरफ है, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस म्यू एन साइन थीटा, mg प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा। तो इसको आपको थोड़ा सही करना होगा, आप इसे लिखिए n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये वर्टिकल में हो गई 2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो n कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन n कॉमन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर बाई आर जी, ये मैक्सिमम अपॉन आर जी, इस तरह से आ जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा। अब इसे cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। अब आपको ये है ना, यहाँ पे म्यू कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो आप म्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखो म्यू प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी माइनस म्यू टेन थीटा इंटू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। तो म्यू के टर्म को एक साथ लाइए, ठीक है ना, तो म्यू 1 प्लस वी मैक्स स्क्वायर बाई टेन थीटा अपॉन आर जी इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी माइनस टेन थीटा, ये आ जाएगा। और म्यू का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, आर जी को ऐसा करिए एलसीएम ले दीजिए, और म्यू इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, देखिए वी मैक्स स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा अपॉन, आप कह सकते हैं वी मैक्स स्क्वायर टेन थीटा प्लस आर जी, वी मैक्स स्क्वायर टेन थीटा प्लस आर जी, कुछ इस तरह का ये वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है ना। ये किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3, देखिए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। ये देखिए और डिनोमिनेटर में क्या था, ये रहा वी मैक्स स्क्वायर आर जी, वी मैक्स स्क्वायर टेन थीटा प्लस आर जी, यही सेम आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है,
इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका स्क्वायर करिए और फिर म्यू का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, वी मैक्स गिवन है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करके म्यू का वैल्यू निकाल दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, ठीक है। 36, a plane convex lens having radius of curvature of first surface is 2 centimeter exhibit focal length f1 in एयर। तो देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो डेफिनेटली कुछ इस तरह का होगा, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 सेंटीमीटर है और ये तो इनफाइनाइट है ही। नेक्स्ट वन इज इसकी फोकल लेंथ f1 है, तो आप चाहें तो f1 को लिख भी सकते हैं, व्हाट इज f1, 1/f1 इज इक्वल टू, देखते हैं आगे पढ़ लेते हैं एक बार। अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैव सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर हैज फोकल लेंथ f2, तो दूसरे वाले लेंस में इनफाइनाइट और 3 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ जो है वो f2 है। व्हेन इट इज इमर्ज इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, ठीक है ना, यदि इसको इमर्स किया जाता है मतलब ये जो फोकल लेंथ है ये लिक्विड में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, ओके, और ये एयर में है। तो व्हेन, ठीक है, इफ द बोथ द लेंसेज आर मेड ऑफ द सेम ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 द रेशियो ऑफ f1, तो 1/f1 को अब मैं लिख सकता हूँ, देखिए n-1, तो ये n रिलेटिव 1.5 और ये 1, तो 1.5/1 - 1 और इंटू 1/∞ -1/-2, ठीक है, और 1/f2 जो है उसे हम लिख सकते हैं 1.5/1.2, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 में है, और -1 और 1/∞ -1/-3, और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, f1/f2 का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा 1:3। तो मैं अब डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये आंसर मिल जाएगा आपको, ओके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन ए वर्टिकल xy प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x एक्सिस। तो ये है xy प्लेन में 45 डिग्री पर v0 स्पीड से फेंकते हैं, ठीक है ना, और आपसे कहा है कि विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0 द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए तो ये यूं जाएगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन व्हेन इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी v0/√2, v0 cos 45, तो v0 cos 45 का मतलब हो गया v0/√2, और इसका जो हाइट होगा वो चाहिएगा मुझे h, ठीक है, लिख लूंगा मैं इसको, क्योंकि अब जैसे एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, mv इंटू आर परपेंडिकुलर, अब ये v की जगह आ जाएगा mv0/√2 और r परपेंडिकुलर जो है देखिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r परपेंडिकुलर जो होगा वो ये होगा h, तो मैं h लिख देता हूं, तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा, तो mv0/√2 और ये होगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 इज 1/2 और अपॉन 2g, तो ये 2g ये होगा, तो mv0³/4√2g हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन में है, ठीक है ना, इन दोनों में से अब आपको इसका डायरेक्शन चेक करना है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस और अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि ये ऑप्शन तो इन दोनों में से मैच करेगा। तो देखो डायरेक्शन देखने के लिए हमें पता है कि एल वेक्टर जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, तो ये आर वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में और ये पी वेक्टर है, तो आर क्रॉस पी इस तरफ होगा, तो इस तरफ अपनी फिंगर कर्ल किए तो इनवर्ड आएगा, इनवर्ड मतलब देखिए ये x है ये y है, तो z बाहर की तरफ -z अंदर की तरफ, तो ये सही आंसर होगा mv0³/4√2g, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए प्लेन पैरेलल कैपेसिटर ऑफ एरिया a एंड सेपरेशन d between the plates is the electric field and ε0 is the permittivity of the free space between the plates, the potential energy, देखिए एनर्जी हमें निकालनी है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ठीक है, तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एनर्जी को हम कई तरह से लिख सकते हैं, तो एक तो हम q²/2c ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, अब qc का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये ½ CV² बन जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 देखिए, वर्क डन टू ब्रेक द बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स इज 10 जूल एंड वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स। तो दो केसेज हैं, 27 ड्रॉप में तोड़ना है तो वर्क डन जो होता है वो W, तो 64 ड्रॉप में जब स्प्लिट किया एक बिगर ड्रॉप को तो वर्क डन हो जाएगा W डैश, ठीक है ना। तो हमें W डैश कैलकुलेट करना है, तो W का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हम कह सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, वर्क डन जो होगा डेल्टा U के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मुझे डेल्टा U1 और डेल्टा U2 लिखना है, इट इज व्हाट T इंटू A डेल्टा A2 माइनस A1 ये होगा, ठीक है। अब A2 माइनस A1 में ये दिक्कत है, सरफेस टेंशन तो सेम ही होगी। अब यहाँ पर जो स्मॉलर ड्रॉप बनेंगे उनके रेडियस में डिफरेंस होगा। एक बिगर ड्रॉप को 27 ड्रॉप्स में तोड़ा गया तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज द बिगर ड्रॉप, इट इज 27 स्मॉलर ड्रॉप्स 4 पाई R क्यूब और इंटू 27। तो यहाँ से कैपिटल R इज इक्वल टू 3R1 आ जाएगा, और जो एरिया का चेंज होगा डेल्टा A वो होगा दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर सॉरी 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू 27, क्योंकि 27 ड्रॉप है। अब R1 को R/3 लिख दीजिए, तो R1 को R/3 लिख देंगे तो ये क्या मिलेगा 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर बाई 9 और इंटू 27, तो दिस इज व्हाट 3। तो अब चूंकि बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में स्प्लिट हो रही है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इसलिए हमें आंसर मिल रहा है नेगेटिव। तो 2 इंटू 4 पाई R स्क्वायर मिल रहा है, 2 इंटू 4 पाई R स्क्वायर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों मिल रहा है, क्लियर। इसीलिए हमें वर्क डन भी करना पड़ रहा है क्योंकि सरफेस एरिया क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट केस में इट इज 2 इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू टी होगा, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू टी होगा। नेक्स्ट केस में 64 ड्रॉप्स बनाए गए। अब देखिए 64 ड्रॉप्स का क्या होगा भाई, तो 64 ड्रॉप्स के लिए मैं यहाँ 64 लिखूंगा इसको काट के, और ये जो आंसर मिलेगा ये 4R1 मिल जाएगा मुझे R2, तो R2 इज इक्वल टू R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे डेल्टा A कितना मिलेगा, देखिए डेल्टा A इज व्हाट 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर को मैं कैपिटल R स्क्वायर बाई R2 को R/4 लिखूंगा, R2 को R/4 लिखूंगा तो R स्क्वायर बाई 16, और ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं 64 ड्रॉप्स हैं, तो ये हो गया देखिए 4 टाइम्स, तो दिस इज माइनस 3 4 पाई R स्क्वायर टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू टी। ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो बार ये करना होगा आपको, और W डैश अपॉन W जो है वो 3/2 के बराबर आ जाएगा। W 10 जूल है, तो W डैश इज 3/2 इंटू W का वैल्यू जो है वो 10 जूल दिया है, तो ये आंसर आपको मिलेगा 15 जूल, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे फॉर्मूले भी याद रखते हैं इनके, पर इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कर सकते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 45, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर लाइज इन द डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो देखिए 20 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस हमें बाहर की तरफ जो प्रेशर मिलेगा PATM प्लस ρGH मिलेगा, और ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड द बबल इज 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द PATM। तो अंदर जो प्रेशर मिलेगा P इनसाइड, दिस P इनसाइड इज PATM प्लस 2100, ये गिवन है SI यूनिट्स। तो जो प्रेशर का डिफरेंस होगा P इन माइनस P आउट, ये हमें पता है कि बबल इस एयर ड्रॉप में 2T/R होता है, तो ये हमें दिया है P0 प्लस 2100, और दूसरा हमें मिला है P0 प्लस ρGH, तो ये माइनस रो एयर रो वाटर GH इज इक्वल टू 2T/R, ये तो कैंसिल हो जाएगा ATM। 2100 रो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1000, G का वैल्यू क्वेश्चन में 10, और हाइट है, हाइट जो है 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2, इट इज 2T/R। अब यहाँ से देखें तो 2100 ये हो गया 2000 इज इक्वल टू व्हाट 2T/R। इसे सॉल्व कर लो बस केयरफुली, सरफेस टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज व्हाट 100 इंटू R, R का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.1/100
और डिवाइडेड बाई 2 भी कर देता हूं, दिस इज सरफेस टेंशन, ठीक है ना, ये सरफेस टेंशन मिलेगी 0.1/2, 0.1/2 का मतलब हो गया 0.05, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो लास्ट में मैं ये कह सकता हूं कि ये भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन कुछ कैलकुलेशन थी, तो 2-3 क्वेश्चनों में कुछ कैलकुलेशन है, बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सिंपल थे। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें कह रहा है कि ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम हो गया। फिर ये कह रहे हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू वर्टिसाइजेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू वर्टिसाइज, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो गया सीरीज, सीरीज का मतलब 6 ओम, 6 ओम 3 ओम के साथ पैरेलल में है, तो 6 × 3/6 + 3, तो ये 18/9, तो आपको 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ओके, नेक्स्ट वन, the temperature of the 1 mole of monoatomic gas is increased by 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू 50 एट कांस्टेंट प्रेशर, तो टोटल हीट एडिड एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी E1 E2 है। तो देखो E1 का वैल्यू होगा भाई देखो NCP डेल्टा टी, E2 का वैल्यू तो NCV डेल्टा टी ही होता है किसी भी प्रोसेस में, या F/2 NR डेल्टा टी लिख लो, कोई डाउट बनेगा तो, ठीक है, ये NCV डेल्टा टी ही आएगा इन ऑल प्रोसेसेस। और ये E1 जो है Q है, ये कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से लिखा है, ठीक है। तो E1/E2 जो होगा वो CP/CV के बराबर आ जाएगा। CP/CV का मतलब हो गया, CP का मतलब हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है F/2R होता है ना, तो 3/2R, 5/2R और 3/2R, तो ये 5/3 मिल जाएगा। अब हमें ये क्वेश्चन में 5, तो इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे 15/9। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट x/9 कह सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो गया 15, तो 15 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज held normally in front of a point charge q is equal to 1 कूलम। देखिए इसमें एक बात जरूर है कि ये 1 a/2 गिवन होना चाहिए, ये a/2 डिस्टेंस पे होना चाहिए, पर फिर भी एक स्टैंडर्ड सवाल है, बोर्ड की बुक्स में है, इसलिए मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस a/2 है, ठीक है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन। तो देखो शेडेड रीजन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैं इसके देखिए इस तरह के पार्ट कर लेता हूं, सब में ट्राइंगल बना लेता हूं। तो अब ये सारे ट्राइंगल सेम साइज के होंगे, तो कितना पार्ट जो टोटल फ्लक्स का है वो शेडेड रीजन में से जाएगा। मैं नंबर ऑफ पार्ट्स गिनूंगा, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आप कहेंगे 1 2 3 4 5 पार्ट जो है वो शेडेड रीजन का है, तो 5/8 ऑफ टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स जो है वो इस शेडेड रीजन से जाएगा, ठीक है। तो 5/8 और टोटल फ्लक्स एक फेस का कितना होगा, यदि किसी क्यूब के सेंटर पर हम किसी चार्ज को रखें, पॉइंट चार्ज को, तो हम सब जानते हैं कि क्यूब का फ्लक्स होता है Q/ε0, और एक फेस का सिमेट्री में फ्लक्स आता है Q/6ε0। तो आप कह सकते हैं दिस इज Q/6ε0 टाइम्स ऑफ 5/8, तो आप इसे कह सकते हैं 5/48 Q/ε0। Q की वैल्यू 1 है शायद, 1 कूलम, तो 1/ε0। तो यहाँ जो P है इसकी वैल्यू आएगी 48, तो 48 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1/√2। तो एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड जो है वो 1/√2 है, बहुत बढ़िया, और इसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर की है, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे बताना है, एकदम बोर्ड छापी क्वेश्चन है ये, बोर्ड की बुक में आपको, और हमारे मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जेईई मेन के इस सेशन में बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे कि जो क्लास नोट्स में नहीं है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये 1/√2 मीटर साइड है, और यहाँ बताइए, तो देखो एक साइड का लिख लेते हैं,
एक साइड का लिख लेते हैं, कई बच्चों को तो फॉर्मूला भी याद होगा। तो ये एंगल 45 होगा और ये भी क्या होगा 45, और फाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ऐसा होगा। साइन थीटा 2 देखो, थीटा 1 ये होगा, थीटा 2 ये होगा और ये आर होगा। आर की वैल्यू क्या होगी, इस साइड को हम ए लिख देते हैं तो a/2। ओके, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a/2 और साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 ये एक वायर का होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड आ रही है और हम कह सकते हैं चारों वायर्स की डायरेक्शन इनवर्ड ही होती है। तो ये जो फाइनल आंसर है जो बी नेट है ये 4 टाइम्स ऑफ बी के इक्वल आता है। तो बी को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, a/2 तो 2 ऊपर जाएगा, ये होगा 2/√2 मतलब √2, तो 2√2 बनेगा ये 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ऐसा बनेगा एक वायर का। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ 2√2 अपॉन 4 पाई इंटू म्यू नॉट I/A इस तरह का बनेगा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू को हम 10⁻⁻7 लिख देते हैं, तो 8√2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और I का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 एम्पियर और A का वैल्यू क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली गिवन है 1/√2। तो ये 1/√2 से ये √2 ऊपर जाके 16 हो जाएगा, 16 इंटू 5 80 हो जाएगा, तो 80 इंटू 10⁻⁻7। तो अब आप देख लीजिए 80 इंटू 10⁻⁻7 का मतलब 8 इंटू 10⁻⁻6 बन गया। ठीक है ना, 8 इंटू 10⁻⁻6 इसका जवाब होगा। तो जो फैक्टर P है इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 8। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के बारे में क्वेश्चन है। पिच इज इंक्रीज्ड बाय 70%। तो देखो पिच जो होता है वो जो आप कह सकते हैं कि जो स्क्रू वो क्या कहते हैं जो रिंग्स होते हैं इस पेचेज में उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है ना, तो एक टाइम पीरियड में स्क्रू कितना अंदर जाएगा या बाहर आएगा, दैट इज पिच। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पिच है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल डिवीजन, ये ही लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज में। ठीक है, मैं इसको P/N लिख देता हूं, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पिच को जो है वो 75% इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसका LC डैश पिच को 75 इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब 1.75 हो जाएगा। 75% इंक्रीज करने के बाद पिच 1 + 0.75। ठीक है ना, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑल्सो स्केल रिड्यूस्ड बाय 50%, तो नंबर ऑफ डिवीजन 1 से 0.5 हो जाएंगे, तो दिस इज 0.5N रिड्यूस्ड कर दिए हैं। नंबर ऑफ डिवीजंस ऑफ सर्कुलर स्केल इज रिड्यूस्ड बाय 50%। ठीक है ना, तो ये नया जो है सिस्टम बनेगा और अब आप कह सकते हैं कि इट इज 175/50 और P/N। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो ये लीस्ट काउंट हमें गिवन है। लीस्ट काउंट जो है न्यू लीस्ट काउंट विल बी, तो इनिशियल लीस्ट काउंट 0.01 mm है। ठीक है, तो ये 25 2 टाइम्स से और ये 7 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, तो LC डैश जो है वो 7/2 इंटू LC आ जाएगा। अब 7/2 और लीस्ट काउंट है 0.01 mm। ठीक है, तो 3.5 इंटू 0.01 mm ये लीस्ट काउंट होगा, तो दिस इज व्हाट 35 इंटू 10⁻³ mm। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां होगा 35 इंटू 10⁻³ mm। सो लीस्ट काउंट जो होगा वो 35, यहां मतलब जो फैक्टर होगा वो 35 होगा। क्लियर, तो ये थे 24 जनवरी शिफ्ट 1 जेईई मेन के ऑफिशियल पेपर के सॉल्यूशन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेजोनेंस इतनी मेहनत करके ये सब कर रहा है तो रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।